कभी सोचा है कि बिना कोर्ट कचहरी के, बिना पुलिस के न्याय कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही दुनिया में झांकने वाले हैं, संथाल समुदाय की अपनी सरकार की दुनिया में। इसे कहते हैं मांझी परगना व्यवस्था। और हां, ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है। सदियों से चली आ रही एक पूरी की पूरी सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके इंसानी पहलू को देखना। तो चलिए, एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक पारंपरिक आदिवासी समाज में अगर कोई लड़की बिना शादी के मां बन जाए तो उसके और उसके बच्चे के लिए न्याय का रास्ता क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही हमें इस पूरी व्यवस्था के दिल तक ले जाएगा। तो कौन है वो जो इस मुश्किल घड़ी में आगे आता है? ऐसे नाजुक सामाजिक और नैतिक मामलों को संभालने के लिए इस सिस्टम में एक बहुत ही खास ओहदा बनाया गया है, और उस ओहदे पर बैठे व्यक्ति को कहते हैं जोग मांझी। देखिए, जोग मांझी को सिर्फ एक अफसर समझना भूल होगी। वो तो गांव के मॉरल गार्डियन हैं, एक नैतिक संरक्षक। जन्म, शादी ब्याह और समाज की नैतिकता से जुड़े जितने भी नाजुक मामले हैं वो सब उन्हीं के पास आते हैं। मतलब समाज का जो नैतिक ताना बाना है ना, उसे मजबूत बनाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। मान लीजिए गांव में ऐसी कोई बात सामने आती है, तो सबसे पहली खबर किसे दी जाएगी? जोग मांझी को। फिर वो एक पंचायत बुलाते हैं, और इस पंचायत की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ फोकस ब्लेम गेम पर नहीं होता, बल्कि सल्यूशन खोजने पर होता है। मतलब किसका दोष है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि माँ और होने वाले बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। पूरा जोर बस इसी बात पर होता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे सबसे कमाल का हिस्सा। अगर बच्चे का पिता अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो क्या होता है? क्या उस बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। समुदाय उस बच्चे को अपनाता है। और कैसे? उस बच्चे को खुद जोग मांझी अपना गोत्र, अपना वंश का नाम देते हैं। जरा सोचकर देखिए, वो बच्चा कभी भी नाजायज या बहिष्कृत नहीं कहलाता। उसे समाज के सबसे सम्मानजनक पहचान मिलती है। ये सचमुच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। तो जोग मांझी का रोल तो हमने समझ लिया, जो कि बहुत ही अहम है। लेकिन जाहिर है वो अकेले ये सब नहीं करते। उनके साथ काम करने वाली एक पूरी टीम होती है, एक पूरा प्रशासनिक ढांचा है। तो चलिए, अब गांव की इस अपनी सरकार के बाकी किरदारों से भी मिलते हैं। तो सबसे ऊपर आते हैं मांझी। ये गांव के हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी और जज भी, सब कुछ। उनकी मदद के लिए होते हैं उप मुखिया, जिन्हें प्राणिक कहा जाता है। फिर एक और जरूरी किरदार है गुणेत। आप इन्हें मांझी का सेक्रेटरी और गांव का मैसेंजर दोनों समझ सकते हैं। सारे संदेश यही गांव तक पहुंचाते हैं। और हां, धार्मिक मामलों के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो वो हैं नायके, यानी गांव के पुजारी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कोर टीम के अलावा एक सपोर्ट सिस्टम भी है। इसमें आते हैं भगदो प्रजा, मतलब गांव के बुजुर्गों की एक काउंसिल जो मुश्किल मामलों में सलाह देती है। फिर हैं लासिर टोंगोए, जो गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, एक तरह से डिफेंस फोर्स के हेड। और नायके की मदद के लिए होते हैं कुडाम नायके, यानी डेप्यूटी प्रीस्ट। आप देख रहे हैं, हर काम के लिए एक तय भूमिका है, ताकि पूरा सिस्टम स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक गांव की बात। पर क्या हो अगर कोई मामला इतना बड़ा या पेचीदा हो कि एक गांव के लेवल पर सुलझ ही ना पाए? तब क्या? यहीं पर इस सिस्टम का 3 टियर जुडिशियल स्ट्रक्चर, मतलब त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली सामने आती है। लेवल 1 यानी पहला स्तर है गांव की अपनी काउंसिल। इसे हेड करते हैं मांझी, और ज्यादातर छोटे मोटे झगड़े विवाद यहीं के यहीं सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन अगर गांव में बात नहीं बनी तो मामला जाता है लेवल 2 पर। यहां 5 से 8 गांवों को मिलाकर एक यूनिट बनती है, जिसे देश कहते हैं, और इसके हेड होते हैं देश मांझी। ये एक तरह से आप कह सकते हैं पहली अपील कोर्ट है। और फिर आता है सबसे ऊंचा स्तर, लेवल 3, परगना। इसमें 15 से 20 गांव आते हैं, और इसके प्रमुख को कहते हैं परगनाइत। और परगनाइत ने जो फैसला सुना दिया वो इस सिस्टम के अंदर फाइनल होता है। मतलब ये कोई रैंडम सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल हायरार्की है। अब बात करते हैं सजा की। अगर कोई नियम तोड़े तो क्या होता है? देखिए, इस सिस्टम में सजा का मतलब सिर्फ बदला लेना या कष्ट देना नहीं है। इसका असली मकसद है समाज में जो गड़बड़ी हुई है, जो बैलेंस बिगड़ा है, उसे वापस ठीक करना। इट्स अबाउट रिस्टोरिंग बैलेंस। तो सजा का भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है, मतलब इसके 2 छोर हैं। एक तरफ है सबसे हल्की सजा, जिसे कहते हैं करेला दंड। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए होता है,
5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का जुर्माना। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है सबसे सबसे कठोर सजा, बिटलाहा। ये सिर्फ बहुत ही संगीन सामाजिक अपराधों के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये बिटलाहा है क्या चीज? इसे समझने के लिए आप सोशल डेथ या सामाजिक मृत्यु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोषी व्यक्ति का समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। मतलब उससे कोई बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा, उसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। वो समाज के बीच रहते हुए भी एकदम अकेला पड़ जाता है। ये सजा ऐसे ही नहीं दे दी जाती, ये अपने ही गोत्र में यौन संबंध बनाने जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर सजा पाने वाला व्यक्ति अपनी गलती मान ले, माफी मांगे और पूरे समुदाय को एक भोज दे, तो उसे वापस समाज में शामिल कर लिया जाता है। हाँ, ये भी जान लेना जरूरी है कि आज के जमाने में सजा ना के बराबर इस्तेमाल होती है। अब ये एक डिटरेंट, मतलब एक बड़ी चेतावनी की तरह ज्यादा काम करती है। तो इस पूरी व्यवस्था को हमने समझा, इसके न्याय के तरीके को देखा। अब सवाल ये उठता है कि हम आज का मॉडर्न समाज इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सीख है आत्मनिर्भरता, कम्युनिटी की भागीदारी और सबसे जरूरी, तेजी से मिलने वाला न्याय। ये सिस्टम हमें दिखाता है कि कैसे लोग मिलकर स्थानीय स्तर पर अपने मसलों को बहुत असरदार और इंसानी तरीके से सुलझा सकते हैं। और आखिर में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। आज का हमारा लीगल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, जहां एक एक केस में सालों साल लग जाते हैं। ऐसे में मांझी परगना जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं हमें कम्युनिटी जस्टिस और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में क्या नहीं सिखा सकती? क्या इन पुराने सिस्टम्स के जो मूल सिद्धांत हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम आज के दौर में किसी तरह अपना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।